नमस्कार दोस्तों, आज एक नए टॉपिक के साथ मैं गणपत जहांगीर आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज का अपना नया टॉपिक है मौसम तथा जलवायु। इसके बारे में अपन विस्तार से चर्चा करेंगे, इसका क्या अर्थ होता है तथा इन दोनों में क्या क्या अंतर है, यानी मौसम किसे कहते हैं और जलवायु किसे कहते हैं। इसके बारे में सामान्य से दिखने वाले बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न जो हर बार कंपटीशन एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं, उनके बारे में भी विस्तार से चर्चा करेंगे। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने दोस्तों को शेयर करें और वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें। सबसे पहले पढ़ते हैं कि मौसम किसे कहते हैं, यानी मौसम का अर्थ क्या होता है या इसकी परिभाषा क्या हो सकती है। मौसम का अर्थ होता है कि किसी स्थान विशेष की अल्पकालीन पर्यावरणीय दशाओं को मौसम कहा जाता है। अल्पकालीन यानी थोड़े समय के ऊपर कोई पर्यावरणीय दशा परिवर्तित होती है तो उसे मौसम कहा जाता है। मौसम में कम समय में लगातार बदलाव होते रहते हैं, समय कम लगता है, जिन्हें हम प्रत्यक्ष रूप से देख सकते हैं, हमें पता चल जाता है कि हाँ चलो मौसम परिवर्तन हो रहा है। और उसी प्रकार से जो जलवायु होती है वो बिल्कुल इसके विपरीत है। जैसे किसी स्थान विशेष की मौसमी दशाओं के दीर्घकालीन औसत को उस स्थान की जलवायु कहा जाता है। जलवायु कोई अल्पकालीन नहीं होती, ये बहुत ही लंबे समय के बाद पता चलता है कि उस स्थान की जलवायु इस प्रकार की है या उस स्थान की जलवायु में थोड़ा बदलाव हुआ है। तो ये बहुत ही लंबे समय के बाद होती है और जलवायु में बहुत धीमी गति से होता है, पता भी नहीं चलता, जिसे हम प्रत्यक्ष रूप से अनुभव नहीं कर पाते। परिवर्तन दीर्घकाल के बाद दिखाई देता है। इसके बाद है कि जलवायु और जो मौसम है इनके प्रमुख तत्व कौन कौन से। जो वायुमंडल के मुख्य प्रमुख तत्व हैं जैसे तापमान है, वर्षा है, वायु दाब है, आर्द्रता, पवनें आदि, ये सारे इसी के भी तत्व हैं। ये तत्व हमारे जीवन के बहुत ही प्रभावित करते हैं। इसके बिना मानव है, जीव जंतु है, पेड़ पौधों, इन सब के जीवन की अपन कल्पना नहीं कर सकते। तो इनके बारे में अपन विस्तार से अध्ययन करेंगे और कुछ टॉपिक ऐसे हैं जिनके बारे में अपन एक अलग ही वीडियो बनाकर चर्चा करेंगे, जो बहुत ही बड़े टॉपिक हैं और बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं। लेकिन सबसे पहले अपन पढ़ लेते हैं तापमान। तापमान का विशेष रूप से अर्थ क्या होता है। सिंपल सी भाषा में अर्थ होता है कि वायु कितनी गर्म है। तापमान का मतलब है जो हम महसूस करते हैं, हमारे चारों ओर जो हवा होती है, अनुभव करते हैं हम, वो कभी अपने को ठंडी लगती है, कभी गर्म लगती है। तो यही है कि वायु कितनी गर्म है, वही तापमान है। दिन रात और ऋतुओं के अनुसार वायु के तापमान में निरंतर बदलाव होते रहते हैं। दिन और रात में अंतर होता है और ऋतु अगर बदलती है तब भी तापमान में अंतर होता है। यानी रात की अपेक्षा दिन में अधिक होता है, शीत ऋतु की अपेक्षा ग्रीष्म ऋतु में तापमान अधिक होता है, गांवों की अपेक्षा शहरों में प्रदूषण के कारण अधिक तापमान पाया जाता है। तो उसी प्रकार से अगर सर्वाधिक तापमान देखें तो सर्वाधिक तापमान भूमध्य रेखा पर होता है, जहाँ पर सूर्य की किरणें बिल्कुल सीधी चमकती है। तो यहाँ से जैसे जैसे हम ऊपर ध्रुवों की तरफ जाते हैं तो हमें तापमान में लगातार गिरावट देखने को मिलती है। इसका प्रमुख कारण यही है कि सूर्य से आने वाली जो किरणें हैं वो ध्रुवों पर तिरछी पड़ती है, इसलिए वहाँ पर हमेशा बर्फ़ जमी रहती है, और भूमध्य रेखा पर सीधी पड़ती है, तो इसलिए वहाँ पर सबसे अधिक तापमान रहता है। सूर्य से पृथ्वी दिन में दीर्घ तरंगों के रूप में ऊर्जा प्राप्त करती है और जिसका रात में दीर्घ तरंगों के रूप में विकिरण होता है। तो ये क्या होता है कि पूरे पृथ्वी के तापमान को संतुलित करके रखते हैं। तापमान को मापने की जो इकाई है उसे सेंटीग्रेड कहते हैं और फ़ारेनहाइट्स भी है कहते हैं। और तापमान मापने का जो यंत्र है उसे तापमापी या थर्मामीटर कहा जाता है। ये तो थी तापमान के बारे में से जानकारी। उसके बाद आता है वायुदाब। वायुदाब एक बहुत ही बड़ा इम्पोर्टेंट टॉपिक है, लेकिन इस वीडियो में अपन उसके बारे में सामान्य सी जानकारी इकट्ठा करते हैं और उसके बाद में एक अलग से मैं वीडियो बनाऊंगा जिसमें वायुदाब के बारे में समस्त जानकारी आपको मिल जाएगी। यानी वायु हमारे शरीर पर उच्च दाब के साथ एक बल लगाती है, किंतु हम इसका अनुभव नहीं करते हैं। यह इसलिए होता है क्योंकि वायु हमारे ऊपर सभी दिशाओं से बराबर दबाव डालती है, तो हमारा शरीर विपरीत बल लगाता है। तो इसी प्रकार से पृथ्वी की सतह पर जो ऊपरी वायुमंडल है उसकी परतों में स्थित जो भी वायु है उसका भार पड़ता है, उसे वायुदाब कहते हैं। यानी वायु का दाब, नाम से ही पता चल रहा है कि वायु का दाब कितना है, दबाव कितना है।
लगभग इसका जो धरातल पर 1 वर्ग जो सेंटीमीटर है, 1 सेंटीमीटर पर लगभग 1 किलोग्राम भार पड़ता है। जो सर्वाधिक वायुदाब है वो समुद्र तल पर पड़ता है। एक तली होता है, एक तल होता है, समुद्र तल ऊपर वाला, वहाँ पर सर्वाधिक पड़ता है। वायुमंडल में ऊपर की ओर जाने पर वायुदाब में तेजी से कमी आती है, यानी जैसे जैसे अपन ऊपर ऊंचाई की ओर जाते हैं, जैसे पर्वतों के ऊपर, तो वहाँ पर वायुदाब थोड़ा धीरे धीरे कम होता है। वायुदाब और तापमान एक दूसरे के विपरीत होते हैं, यानी जैसे जैसे तापमान जैसे बढ़ता है तो वहाँ पर हवा गर्म हो जाती है, गर्म होती है, ऊपर उठ जाती है, तो जिससे क्या होता है, दाब कम हो जाता है। और जहाँ पर वायु बिल्कुल ठंडी होती है तो वहाँ पर वायुदाब अधिक होता है। तापमान अधिक, वायुदाब कम, और तापमान कम, वायुदाब अधिक होता है। वायुदाब को मापने की जो इकाई है उसे मिलीबार या किलो पास्कल कहते हैं, एमबी या केपीए। और इनका जो मापने का यंत्र होता है उसे वायुदाब मापी या बैरोमीटर कहा जाता है। इसके बाद एक महत्वपूर्ण टॉपिक है पौने। पौने भी एक बहुत ही बड़ा टॉपिक है, उसके बारे में मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा, लेकिन इसमें आप इसके बारे में सामान्य सी जानकारी की पौने कहते कैसे हैं। उच्च दाब क्षेत्र से निम्न दाब क्षेत्र की ओर जो वायु की गति होती है उसी को पवन कहा जाता है। पवन को सिर्फ अपन महसूस कर सकते हैं, क्योंकि इसको अपन न तो देख सकते हैं न इसकी कोई सुगंध होती है। और मुख्य रूप से पवनें कितने प्रकार की होती हैं? मुख्य रूप से पवनें 3 प्रकार की होती हैं। पहली होती है स्थायी पवनें, स्थायी नाम से ही पता चला, जो यहाँ पर फिक्स हैं, जैसे व्यापारिक पवनें, पछुआ पवनें और ध्रुवीय पवनें। दूसरे नंबर की होती है सामयिक या मौसमी पवनें, मौसम के अनुसार जो बदल जाती है, जैसे स्थल समीर, स्थल से जल की ओर चलती है, और जल समीर जो जल से स्थल की ओर चलती है। और मानसूनी पवनें, मानसूनी जैसे ग्रीष्म और उष्ण के मौसम के अनुसार अपने आप शीत ऋतु अलग अलग बदलती रहती है मानसून में। और स्थानीय पवनें, स्थानीय पवनें मतलब स्थान विशेष की पवनें, किसी स्थान विशेष पर ही चलने वाली, जैसे अपने राजस्थान में लू चलती है। और बहुत सारी है, जैसे चिनू के रॉकी पर्वत पर चलती है, पोआन यूरोप में चलती है, मिस्ट्रल भी यूरोप में चलती है, आदि बहुत सारी हैं। इसके बारे में अपन विस्तार से अध्ययन करेंगे। इसके बाद है आर्द्रता। आर्द्रता बहुत ही एक सरल टॉपिक है कि यदि किसी कारणवश जल जो अपने हैं वो भाप में बदलकर वायुमंडल में मिल जाता है, तो वायुमंडल में मौजूद इस भाप रूपी जल को ही आर्द्रता कहा जाता है, जिसे अपन जलवाष्प भी कहते हैं। इसे वायुमंडल में नमी भी कहते हैं और जलवाष्प भी कहते हैं। गर्म वायु में जलवाष्प धारण करने की क्षमता बढ़ती जाती है। जैसे जैसे वायु गर्म होती जाती है उसमें जलवाष्प धारण करने की क्षमता बढ़ती है, ठीक है ना, उसको वो ग्रहण करता है। जलवाष्प जब जैसे ऊपर उठती है तो ठंडी होना प्रारंभ हो जाती है। जैसे आपको पता है कि जलवाष्प ठंडी होकर के ऊपर संघनन की क्रिया होती है और संघनन के कारण बादल बनते हैं, संघनित होकर जल की बूंदों में बदल जाती है, ठीक है। और जल की बूंदें जब जैसे जैसे भारी होती जाती है तो पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल उसे अपनी ओर खींचता है, खींचने के कारण वर्षा अपने ऊपर, वर्षा यानी बूंदें जो बरसती है वो वर्षा के रूप में एक नीचे गिरती है। इसके बाद टॉपिक है वर्षा। वर्षा भी एक बहुत बड़ा टॉपिक है, लेकिन इसमें अपन सामान्य जानकारी के तौर पर लेते हैं कि पृथ्वी पर जल का बूंदों के रूप में गिरना वर्षा कहलाता है। ये इसकी परिभाषा हो गई। वर्षा एक ऐसा माध्यम है जो प्रति वर्ष समुद्रों के खारे पानी को मीठे पानी में बदल कर हम तक पहुंचाता है, यानी सबसे शुद्ध पानी होता है जो वर्षा का पानी होता है। वर्षा के प्रकार कितने प्रकार हैं? संवहनीय वर्षा, पर्वतीय वर्षा, चक्रवातीय वर्षा। तो इनके बारे में भी अपन एक मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा जिसमें बहुत ही पूरे को विस्तार से अध्ययन करेंगे। अभी बस समझने के लिए मैंने ये टॉपिक लिए हैं। संवहनीय वर्षा, ये आप इस चित्र में भी देख सकते हैं, संवहनीय वर्षा, पर्वतीय वर्षा और चक्रवातीय वर्षा। इसके बाद है चक्रवात। यानी चक्रवात क्या होते हैं? सामान्यतः चक्रवात निम्न दाब के केंद्र होते हैं जिनके चारों ओर उच्च वायुदाब होता है। यानी चारों ओर तो उच्च वायुदाब होता है, जिसका वो केंद्र बिंदु होता है वहाँ पर दाब कम होता है। केंद्र से बाहर की ओर वायुदाब बढ़ता जाता है, जिससे हवाएं परिधि से केंद्र की ओर चलती है, सेंटर में जाने की कोशिश करती है। तो जिससे सामान्यतः चक्रवात समुद्र में विकसित ज़्यादा होते हैं। और ये जो ज़्यादातर जो चक्रवात आते हैं वो समुद्र में आते हैं, और यहाँ जब नुकसान करते हैं वो तटीय भागों में सर्वाधिक वर्षा भी करते हैं और नुकसान वहीं करते हैं। चक्रवात जो होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। एक उष्णकटिबंधीय चक्रवात जो बहुत ही तीव्र गति के होते हैं और नुकसान भी अधिक पहुँचाते हैं, और एक शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात बहुत ही धीमी गति के होते हैं और ज़्यादा नुकसान नहीं करते।
एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न ये है कि उष्णकटिबंधीय जो चक्रवातों को अलग अलग देशों में अलग अलग नामों से पुकारा जाता है। जैसे संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में से हरिकेन कहते हैं, कैरिबियन सागर और मैक्सिको में से टोर्नेडो कहते हैं, चीन व जापान में से टाइफून कहते हैं, और ऑस्ट्रेलिया में इसे विली विलीज कहते हैं और विली विली भी बोलते हैं। बंगाल की खाड़ी में इसे चक्रवात कहते हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा विस्तार से देख लें। इसके बाद है प्रति चक्रवात। प्रति चक्रवात क्या होता है? चक्रवात का बिल्कुल उल्टा। जैसे हवाओं के द्वारा निर्मित वृत्ताकार, अंडाकार आदि लहरनुमा आकार जिसके मध्य में उच्च वायुदाब हो, उसके केंद्र में क्या था? उच्च वायुदाब था तथा परिधि की ओर न्यून वायुदाब होता है, प्रति चक्रवात कहलाता है। हवाएं केंद्र से बाहर की ओर चक्राकार वलय में चलती है, यानी चक्र भी करती है। एक होता है चक्राकार वलय का मतलब होता है चक्र भी लगाती है और आगे भी खिसकती जाती है, उसे चक्राकार वलय कहते हैं। ऊपर की ओर एक पूरी ऊंचाई में चलती हैं। उत्तरी गोलार्ध में इनकी दिशा जो होती है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, हर बार पूछा जाता है कि उत्तरी गोलार्ध में या दक्षिणी गोलार्ध में प्रति चक्रवातों की गति या उनकी दिशा कौन सी होती है। तो उत्तरी गोलार्ध में इनकी दिशा जो होती है वह घड़ी के सुई के अनुरूप, यानी क्लॉकवाइज, जैसे घड़ी घूमती है वैसे ही उत्तरी गोलार्ध में प्रति चक्रवात घूमते हैं, और दक्षिणी गोलार्ध में घड़ी की सुई के विपरीत दिशा यानी एंटी क्लॉकवाइज प्रति चक्रवात घूमते हैं। प्रति चक्रवात में हवाओं के केंद्र से चारों ओर अपसारी होने के कारण प्राय मौसम साफ रहता है तथा वर्षा नहीं होती। प्रति चक्रवातों से वर्षा बहुत ही कम देखने को मिलती है, होती नहीं लगभग, क्योंकि केंद्र से परिधि की तरफ हवा जाती है, तो मतलब हवा इस प्रकार से खुलती है, अपसारी होती है, तो इससे ज़्यादातर मौसम साफ ही रहता है। प्रति चक्रवात मध्य अक्षांशों में पछुआ पवनें जो चलती है के प्रभाव से पश्चिम से पूर्व दिशा में चक्रवातों के पीछे पीछे चलती है।